वॉइस ऑफ मानवता में दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राणे सागर, आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम आईना सच का। और आज जो ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे, वो ज्वलंत मुद्दे देश की रक्षा को पूरी तरह से तार तार ही नहीं करता है, बल्कि पूरी तरह से बड़े हुए घोटाले को भी प्रदर्शित करता है, उसको उजागर करता है। ये पहली बार अनुपम उदाहरण देखने को मिला है कि हमाम में भी लोग कपड़े पहन करके कैसे रह सकते हैं। अभी तक तो यही माना जाता रहा है कि हमाम में लोग नंगे होते हैं, और जब हमाम में लोग उतर जाए तो फिर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना बंद हो जाता है। लेकिन ये 2014 के बाद से अनुपम उदाहरण हमारे सामने आए हैं कि हमाम में भी लोग कपड़े पहन करके कैसे रह सकते हैं। और ये बात आज हमें इसलिए करनी पड़ी कि एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 97(3) के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत, जो ये बैंक्रप्सी कोड है, उस कोर्ट में उस कोड के तहत कोर्ट में अपील किया है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील किया है कि अनिल अंबानी को दिवालिया घोषित कर दिया जाना चाहिए। अब पहली बार समझ में आ रहा कि जो कंपनी 28 मार्च 2015 को फॉर्म की जाती है और जिसके शेयर कैपिटल जो है वो 5 लाख है और पेडअप कैपिटल 5 लाख है। 5 लाख के पेडअप कैपिटल वाली कंपनी 59,000 करोड़ की डील करेगी। ये ऐसा अनुपम उदाहरण शायद कभी भी देखने को नहीं मिला होगा। अब ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अभी फरवरी में जब चाइना डेवलपमेंट बैंक ने वहां केस किया, पहले तो एनसीएलटी में भी उसने किया था चाइना डेवलपमेंट बैंक में, लेकिन पीछे से खबर ये आई कि चूंकि चाइना बैंक को परमिशन चाहिए थी और परमिशन ही हमारे देश की गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट बड़ी तेजी से अनिल अंबानी को दिवालिया घोषित करने की तरफ अग्रसर हो रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि चाइना बैंक को परमिशन दे दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो एनसीएलटी से केस ले जा करके वो ब्रिटेन में अपना केस ले गए। और ब्रिटेन में जब केस ले गए तो वहां जिन के ऊपर डिफेंस रफाल बनाने की जिम्मेदारी है, डिलीवर करने की जिम्मेदारी है, वो महोदय वहां ब्रिटेन की कोर्ट में उनके एडवोकेट रॉबर्ट हाउस कहते हैं कि हमारे मतलब हम कभी वेल्थी थे लेकिन अब नहीं है। और इसके बाद वहां के जस्टिस क्या कहते हैं, डेविड वैक्समैन, अपने ये जो कोर्स चल रहा था उस डे के पीरियड कोर्स में वो कहते हैं कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा जिसके पास 11 लग्जरी गाड़ियां हो, प्राइवेट जेट विमान हो, याच हो, और उसे साउथ मुंबई के प्राइम लोकेशन में सी लुक जिसको कहते हैं, उस लुक पे भी उसके पास असेज हो, और वो पेंट हाउस वो किराए के बगैर पेंट हाउस है, वो किराए पे लिया गया नहीं, इसका मतलब ओन्ड पेंट हाउस है। ऐसे ही लग्जरी में रहने वाला आदमी, ऐसी लग्जरियस लाइफ व्यतीत करने वाला व्यक्ति कैसे दिवालिया हो सकता है, ये जस्टिस डेविड वॉक्समैन का है स्टेटमेंट। तो अब ये समझने की जरूरत है, हम जो बात समझने की कोशिश करेंगे वो समझने की कोशिश करेंगे कि जिस कंपनी के ऊपर मणिपाल टेक्नोलॉजी मुकदमा करती है एनसीएलटी में कि इनको दिवालिया घोषित कर दिया जाए, मेरा 2 करोड़ 80 लाख रुपया चूंकि इन्होंने काम कराया था वो दे नहीं पा रहे हैं।
चाइना डेवलपमेंट बैंक ने इनके ऊपर मुकदमा किया कि हमारे तकरीबन 7,500 करोड़ रुपया इन पे ड्यूज है, वो दे नहीं पा रहे हैं। और इरेक्शन का प्रकरण बकायदा चला और इरेक्शन के प्रकरण में ही सुप्रीम कोर्ट ने सुबह से शाम तक इनको बिठा करके रखा और ये कहा कि आज आखिरी वार्निंग है, अगर इनका पैसा पेमेंट नहीं किया गया तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति 2 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं दे पा रहा हो, उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हो, वो व्यक्ति 59,000 की डील कैसे करेगा? तो अब लगता है कि ये सारा का सारा प्रकरण खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। चाइना डेवलपमेंट बैंक का करीब 7,500 करोड़ रुपया है और उसके साथ जो चाइना की दूसरी बैंक एक्जिम बैंक है, उसके भी तकरीबन 4,500 करोड़ रुपया अनिल अंबानी के ऊपर ऐसा दिवालिया व्यक्ति डसाल्ट बनाएगा। और जब ये पूछने की कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट से जानने की कोशिश की जा रही है कि आप ये बताइए जो 525 रुपए में विमान तय हुआ था रफाल, वो 1672 रुपए में कैसे आ रहा है? तो गजब का तर्क है कि हम उसके दाम नहीं बता सकते, क्योंकि कांग्रेस जो लेके आ रही थी, जो रफाल लेके आ रही थी, वो रफाल शायद एक डमी लेके आ रही थी और हम ओरिजिनल पुर्जों के साथ लेके आ रहे हैं। तो संभवतः डमी और ओरिजिनल पुर्जों का ही अंतर होगा। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 28 मार्च को जब ये कंपनी फॉर्म हुई, तो 28 मार्च के बाद 10 अप्रैल को क्या खासियत इसमें दिख गई कि उस खासियत के आधार पे इसको रफाल से डसाल से कंसल्ट करा दिया गया, जबकि बकायदा फ्रांसिस हॉलैंड ने उस समय के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा था कि मेरे पास आओ आपसे चूज करने के कोई विकल्प ही मौजूद नहीं थे, मुझे तो विकल्प दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विकल्प दिया था, उसके आधार पे हम आगे बढ़े हैं। और गजब का तर्क ये है कि जिसने कभी डिफेंस के इक्विपमेंट कभी एक कारतूस भी नहीं बनाया हो, अब फाइटर विमान बनाएगा और 525 के विमान को 1672 रुपए में बना करके बेचेगा। तो इसका मतलब ये लगता है कि ये किस तरह से बड़े घोटाले हैं, लेकिन इस घोटाले को हमाम में कपड़े पहन करके प्रस्तुत करने की जो सरकार ने कोशिश की है। तो हम सभी से ये समझना चाहते हैं कि जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल ही 5 लाख रुपया हो, वो कंपनी 12 दिन के अंदर इतनी बड़ी डील कैसे हासिल कर सकती है? और अब तो एनसीएलटी में गया है, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनसीएलटी जो 2016 में बनाया है, वो एक तरीका बनाया है कि किस तरह से रनिंग में चलती हुई जो कंपनियां हैं, जिनको बैंकों का हजारों करोड़ रुपया, जैसे लैंको का 44,000 करोड़ रुपया का लोन ड्यूज था, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने एनसीएलटी में बैंक से कोष करवाया। जो भट्टाचार्य दी उस समय हेड थी बैंक की, चेयरपर्सन थी एसबीआई की। इसके बाद उसी रिलायंस ग्रुप में चली गई। तो जब उनसे मूव कराया गया तो लैंको की जो बीडिंग की गई है, वो 2 तरह से बीडिंग आई है और एक बीडिंग जो हाईएस्ट है 153 करोड़ का, मतलब 44,000 करोड़ रुपया जिसके ऊपर ड्यू है, वो 153 करोड़ रुपए में बिक रही है। आलोक इंडस्ट्री का भी वही हाल है, जिसको मुकेश अंबानी जी ने खरीदा है, वो भी 11,000 करोड़ रुपया बैंक का ड्यू था, लेकिन उसकी डील भी 5,000 करोड़ रुपए में सेटल हो गई। तो एनसीएलटी एक तरीका इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी उद्योगपति जो गद्दार उद्योगपति है, बैंक से पैसा ले ले और अपनी अय्यासी में खर्च कर दे या दूसरे को पैसे को खर्च कर दे, तो उसको दिवालिया घोषित करके उसकी जो यूनिट है, यूनिट को आप दूसरे सस्ते दामों में बेच दें।
तो ये जो गेम चल रहा है, इस गेम को समझने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहले तो ये कहा गया कि जो अनिल अंबानी को डील दी गई है, चूंकि उनके पास जमीन मौजूद थी, जबकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि 30 सितंबर 2015 को बकायदा देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट ने 289 एकड़ जमीन उनको अलॉट की है। दिनेश जी उसको साइलेंट कर लीजिए, दिक्कत करती है। उनको बकायदा अलॉट किया है। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी चीजों को छिपाने के पीछे मकसद क्या है, और इसी मकसद से बात करने के लिए हमारे बीच जो उपस्थित हमारे गेस्ट हैं, हम इस डिबेट में उनको शरीक करें। इससे पहले आप दुनिया के दर्शकों को हम उन गेस्टों का, अतिथियों का, मेहमानों का तारुफ करा दें, परिचय करा दें। हमारे बीच में यूनुस मोहानी साहब उपस्थित हैं, जो हसरत मोहानी साहब के वंशज के हैं, और वो भी वही, मेरे ख्याल से रुधिर आज भी इनकी धमनियों में बह रहा है, और जो जज्बा हसरत मोहानी साहब के देश प्रेम का था, वही जज्बा शायद आज भी इनके धमनियों में बह रहा। तो स्वागत है हसरत मोहानी साहब आपका वॉइस ऑफ मानवता के चैनल पे। दूसरे हमारे साथी दिनेश सिंह यादव जी हैं। दिनेश जी गड़बड़ कर रहा मोबाइल भाई। तो दिनेश सिंह यादव जी हैं, और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसने देश का काफी गौरव बढ़ाया है शिक्षा के जगत में, वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और यहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दिनेश सिंह यादव जी, वॉइस ऑफ मानवता आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न लेकर के हम मोहानी साहब आपके पास आ रहे हैं, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कंपनी दिवालिया होने जा रही है, तो उसको जो करीब 30,000 करोड़ का एडवांस दिया गया है, वो एडवांस फिर आखिर वो खा जाएगी या पहले ही किसी की जेब में जा चुका है? मोहानी साहब। देखिए, आपने पूरा विस्तार से बता दिया किस तरह की चीज़ें हुई हैं और क्या-क्या चल रहा है। जहाँ तक इसमें समझने जैसी अब कोई भी चीज़ बची नहीं है। सब जानते हैं कि रेनकोट पहन के हमाम में कैसे नहाया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम संसद में कहा था, लेकिन वो अपने से पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने किस तरह से रेनकोट पहन के घोटाला किया है। लेकिन जो चरितार्थ होता दिख रहा है, ये जो पूरा सिनेरियो है, मुझे लगता है कि पूंजीवादियों की बंधक सरकारें किस तरह से कार्य करती हैं। अगर आपको इसे देखना हो, तो आपको नज़र आएगा कि ये किस तरह से खेल चल रहा है। आप प्लास्टिक के खिलौने बनाने वाली कंपनी से अगर ये चाहें कि वो आपकी सेना के लिए अत्याधुनिक हथियार बनाएगी, तो ये सिर्फ़ एक मज़ाक होगा, और उस मज़ाक का नतीजा ये होगा कि एक नेपाल जैसा पड़ोसी राज्य की पुलिस हमारे लोगों पर गोलियाँ चला देगी। आपने देखा होगा कि नेपाल जैसे देश के लोग भी, जहाँ के लोग अधिकतर हमारे यहाँ चौकीदारी करते हैं, हमारे चौकीदार को आग दिखाएँगे। ऐसा भी संभव होगा, वो तभी संभव होगा जब जिस तरह का आपने पूरा वृत्तांत सुनाया, वो जब यूँ कहें कि अपना मूर्त रूप लेगा। इस वक़्त भ्रष्टाचार ने मूर्त रूप ले लिया है, और उसे ही साहूकारी कहा जा रहा है। उसे ही ईमानदारी की परिभाषा में गढ़ा जा रहा है, और कुछ नहीं है। अनिल अंबानी हो या इस तरह के किसी भी उद्योगपति के नाम हो, कोई सिर्फ़ एक अनिल अंबानी ही नहीं, अगर गिनना शुरू करेंगे तो आप ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम नज़र आएँगे कि आजकल जो कुछ भी चल रहा है, हर जगह कहीं न कहीं कुछ दाल में काला चल रहा है। अ, अब हालात ये हैं कि ठोकर ने सिखाया है तुम्हें औकात में रहना, तुम उड़ते हुए जहाज़ों की तरफ देख रहे थे। अब बस सिर्फ़ इतनी सी बात है कि चीज़ें खुलने लगी हैं, अब आपको मजबूरी में वो बातें बतानी पड़ रही हैं, क्योंकि चीज़ें ऊपर आ गई हैं। बहुत देर तक गंदगी को आप ज़मीन में नहीं रख सकते हैं, मतलब अगर पानी में डाल देंगे तो एक वक़्त आएगा कि वो पानी के ऊपर उतराने लगेगी, और इस वक़्त वो गंदगी पानी पे उतरा रही है। सिर्फ़ इतनी सी बात है। जी जी मोहानी साहब, फिर हम आपके पास आते हैं। दिनेश जी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिनेश जी, मोहानी साहब ये बता रहे थे
आवाज आ रही दिनेश जी आपको? जी जी आ रहे हैं, पूरा आ रहे हैं जी। ओके दिनेश जी, मोहानी साहब ये बता रहे थे कि किस तरह से एक प्याज प्याज जो सब्जी है, वो सब्जी अपने आप को किस तरह से बादाम का फल बताने की कोशिश कर रही थी और लोगों को ये बता रही थी कि आप मेरा ऊपर से छिलका उतर जाने दीजिए, नीचे बादाम भरा पड़ा है। और जब उतारने की कोशिश की गई तो पता चला छिलके के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। प्याज तो छिलके से ही बना है और छिलका ही उधरता जा रहा है। और भ्रष्टाचार को किस तरह से शिष्टाचार बनाया जा सकता है, ये नई शब्दावली गढ़ी गई है। तो हम आपसे सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि जो कंपनी दिवालिया होने की कगार पे आ गई है, तो इसका क्या मतलब है कि रफाल डील पूरी तरह से अब खटाई में पड़ गया? जी देखिए, दिनेश। निश्चित रूप से जो बातें सामने आई, यह देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि जिस कंपनी ने लंदन में जाकर के कहा कि हम दिवालिया हम नहीं कर पाएंगे, चीन के 3-3 बैंकों से पैसा लेकर कर हम नहीं दे पाएंगे, हमको दिवालिया घोषित कर दीजिए। एसबीआई ने 4-4 फर्मों को, ऑडिट फर्मों को लगा रखा कि कैसे इनकी संपत्ति को हम अपना पैसा निकाल सके। उसके बाद देश की जो वित्त मंत्री हैं, उसने कितना बड़ा झूठ बोलने का काम किया। जो एचएल कंपनी है, कहा कि एचएल राफेल बनाने में असमर्थ है, जिसके उसके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष एच महादेव ने कहा कि राफेल विमान बनाने में एचएल कंपनी पूरी तरह से सक्षम है और इसके कर्मचारी सक्षम है। लेकिन जो कि इनकी प्रवृत्ति रही है मोदी जी की, वो मेहुल चौकसी भाई हो, चाहे नीरव मोदी मामा हो और चाहे अंबानी लोग हो, इन लोगों को इन्होंने अपने अपने जो वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, उनमें जो खर्च निकल थे, जब पूरी कंपनी कह रही है, पूरे कर्मचारी कह रहे हैं कि ये सक्षम है एचएल करने के लिए, एचएल के अलावा जो दिवालियापन है, जिसके कोई क्षमता नहीं है, कोई काम नहीं किया है, कभी सेना के किसी भी उपकरण को बनाने का काम नहीं किया है, कोई अनुभव नहीं है, उसको दे दिया जाता है। इसके पीछे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं अनिल अंबानी से बड़ा अमाउंट गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है, इसलिए इन्होंने इस तरह के काम करने को काम किया है। जी दिनेश जी सही। मैं अब मोहानी साहब आपके पास आ रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस कंपनी का मालिक बार बार ये कहता हो कि मुझे दिवालिया कर दिया जाए, दिवालिया घोषित कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके नाम पे जो सारी की सारी डील हो रही है, उस डील में उसका अपना कोई भी बस नहीं चल रहा है, उसके वश में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है। उसके नाम पे पीछे से कोई लोग गेम खेल रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी डील पाने के बावजूद वो व्यक्ति बार बार हर जगह कह रहा कि दिवालिया घोषित कर दीजिए, जबकि उसे पता है कि अगर वो दिवालिया घोषित हो जाएगा तो चाहे या अनचाहे सरकार को इस डील को वापस लेना पड़ेगा, उनसे बैक करना पड़ेगा, या डसाल्ट को ही कहना पड़ेगा कि आपका ऑफसेट पार्टनर जो था वो तो दिवालिया हो गया, तो अब आप चूंकि कंसाइनमेंट डिलीवर नहीं कर सकते, इसलिए आपके साथ हम डील खत्म करते हैं। तो कहीं ये मजबूरी तो उस व्यक्ति की नहीं नजर आ रही जो बार बार ये कह रहा है कि हमें दिवालिया घोषित कर दीजिए, या कुछ और है? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रफाल भी मिलेगा आपको, और आप लोग उस पर नींबू और मिर्चे बांधेंगे भी रफाल की रक्षा के लिए। ये वक्त भी आने वाला है और ये भी हम सब अपनी खुली आंखों से देखेंगे, और फ्रांस में ऐसा हुआ भी था, ये भी सबने देखा है, जब नींबू और मिर्चा बांधा जाएगा रफाल की सुरक्षा के लिए। क्योंकि जब उसके कल पुर्जे जो होंगे वो इतनी अनुभवी कंपनी बनाएगी, उसके बाद रफाल कितना उड़ेगा ये सब जानते हैं। इससे पहले भी भारत में कुछ विमान आए थे शायद रशिया से, जिनको सुपरसोनिक कहते हैं, मिग-21। वो उड़ते कम हैं, गिरते ज़्यादा हैं। शायद हमें आगे भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होने जा रही है। रफाल का जितना ढिंढोरा पीटा गया है, अगर उसकी उपयोगिता तो बाद में साबित होनी है,
और लेकिन अभी तो फिलहाल एक बात समझ के रखिए कि ये तो वैसा ही है कि हमें दिवालिया घोषित कर दीजिए। आप सिर्फ इतनी बात ना कहिए कि हम आपको पैसे वापस नहीं करेंगे, बस ये कहते रहिए कि नहीं साहब हमें दिवालिया घोषित कर दीजिए। आप किसी से कुछ पैसे उधार ले लें और उससे कहें साहब हम तो दिवालिया हो गए हैं, और ये ना कहें कि हम आपके पैसे वापस ना करेंगे। तो यहाँ सिर्फ इतनी सी बात है कि पैसे वापस नहीं करेंगे। एसबीआई ये जो नूरा कुश्ती कर रही है, ये सिर्फ देश को दिखाने का एक खेल है, ये एक ढोंग है। एक तरफ सरकार उसको कर्जे पे कर्जा दे रही है। अभी देखिए एयर इंडिया की नीलामी होने जा रही है, और अजीब मजाक है कि एयर इंडिया की नीलामी में जो भी कंपनी उसे खरीदेगी उसको लोन भी भारत सरकार देगी। भारत सरकार जी के जी पैसे से ही दूसरे लोग उन विमानों को खरीदेंगे, वो पूरी कंपनी खरीदेंगे और फायदे में चलाएंगे। ये है गेम। इसको देखते रहिए, खुश होते रहिए। ये नई तरह की राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति नहीं, राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति में यही बारीक सा फर्क है। यहाँ पे शब्दों का गेम है। राष्ट्रभक्ति अलग चीज होती है और देशभक्ति अलग चीज होती है। ये परम राष्ट्रभक्त लोगों के कर्तव्य हैं। ये ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही होते रहेंगे। देशभक्तों की बात नहीं कर रहे हैं। देशभक्त भगत सिंह होते हैं, फांसी का फंदा चूम लेते हैं। देशभक्त गांधी होता है, देशभक्त गोडसे नहीं होता है। गोडसे को जो भी कहता है वो देशभक्त नहीं कहता है, राष्ट्रभक्त कहता है। इस बात पे गौर कीजिएगा। ये राष्ट्रभक्तों की टोली है। ये राष्ट्रभक्त ऐसे ही होते हैं, अंधभक्त होते हैं ये, और ये अंधभक्त ऐसे ही होते हैं। ये कभी कहेंगे कि हमें दिवालिया घोषित कर दी। देखिए ये पूरा जो स्कैम है, इसकी जो परतें जब उधड़ना शुरू होंगी, तो ये आखिरी परत जहाँ पे जाएगी वहां पे हमारी सरकार खड़ी होगी, और सरकार के मुखिया का एक चेहरा नजर आएगा, जिसमें महंगा चश्मा नजर आएगा, जिसमें महंगी घड़ी नजर आएगी, जिसमें महंगा जूता नजर आएगा, जिसमें महंगी गाड़ी नजर आएगी, जिसमें ब्रांडिंग नजर आएगी, जिसमें एलईडी नजर आएगी, जिसमें कोरोना का खौफ नहीं होगा, जिसमें वर्चुअल रैलीज नजर आएंगी। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को देखिए। जाने दीजिए अनिल अंबानी जी को। अनिल अंबानी जी तो बेचारे मजबूर हैं। देश का एक ऐसा उद्योगपति बेचारा जो जगह जगह चिल्लाता फिर रहा है कि मुझे दिवालिया घोषित कर दीजिए, दिवालिया घोषित कर दीजिए। और जब हमारी भारतीय रेलों को तेल पहुंचाने का काम देना हो तो अनिल अंबानी जी के पास पैसे आ जाते हैं। इसी तरीके से कई चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ये रिलेवेंट है। ये जो दौर चल रहा है, जिस तरह की अर्थव्यवस्था जिस गर्त में जा रही है, मुझे नहीं लगता कि अनिल अंबानी सिर्फ एक मुखौटा है। अनिल अंबानी सिर्फ एक नाम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और नाम कभी दिवालिया नहीं होते। जी 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 देखिए बड़ी खूबसूरती से बात उभर करके आ रही थी दिनेश जी। हम ये समझना चाहते हैं कि जब देशभक्ति होती है तो प्राण न्यौछावर करने की, सब कुछ न्यौछावर करने की कला आती है, कला आ जाती है, जज्बा आता है, जोश आ जाता है, और देश के प्रति समर्पण करने की, देश के प्रति शहीद हो जाने के पैदा हो जाते हैं। और जब राष्ट्रभक्ति आती है तो देश को बर्बाद करने की, देश को लूटने की, देश में अफरा तफरी फैलाने की, और देश में भीड़ तंत्र के नाम पे जिसको चाहे पार करके पूरे देश को भयभीत करने की कोशिश होती है। तो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति में विशेष अंतर यही आता है। तो यही हम फिर आपसे समझना चाहते हैं कि एक बात उभर करके आई थी कि आज नेपाल भी हमको आंख दिखाने को तैयार है, क्योंकि उसको भी पता हो गया कि जो रफाल यहाँ आएगा वो उस पे नींबू और मिर्च लगे रहेंगे। तो ऐसे शनि को तो हम किनारे कर देते हैं। ऐसे शनि ग्रह जो आते हैं, शनि देव आते हैं, वो ऐसे जो शुरू करते हैं तो हम किनारे कर देते हैं। तो नींबू और मिर्ची से लड़ना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। और आज वो इसलिए दांत दिखा रहा है कि जिस भारत देश को अपना स्वामी समझता था, अब उसे पता चला कि हम इतने दिन क्यों गलतफहमी में जी रहे थे। उसका जब मालिक ही उसका देश का प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार कहता है, जबकि हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री कहता है, तो इसका मतलब यह है कि हम एक चौकीदार की चौकीदारी कर रहे थे। इसलिए वो आग दिखाना शुरू कर दिया क्या दिनेश जी? जी नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये तो है ही। और हम मोदी जी आए हैं भारतीय दिनेश जनता पार्टी और जी 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 भाई दिनेश साहब, जी जी तो आप बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों ने
सिर्फ यह बताने का काम किया है कि देश की आजादी से लेकर के मोदी जी के आने तक उसमें अटल जी भी शामिल हैं, 2 उनके कार्यकाल दिन शामिल हैं, ने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया मोदी जी ने किया, और जो कुछ भी हो रहा है मोदी जी के द्वारा हो रहा है, ये कितने सही तरीके से छद्म राष्ट्रवाद के रूप में धर्म को आगे ला करके, हिंदू मुस्लिम करके, वर्गवाद को बढ़ावा दे करके, समाज को बांट करके, उन तमाम जो असल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं, कितने सलीके के साथ देश के वित्त मंत्री से ये बयान दिलवाया जाता है कि जो एचएल कंपनी है वो विमान बनाने में सक्षम नहीं है, जिसको 18 विमान वहां से आने थे, 108 विमान उसको बनाने थे, जो भारत की सरकारी कंपनी है उसको न दे करके कहा गया कि अंबानी की कंपनी बनाएगी, जिसको एक दिन का भी अनुभव नहीं है। उसको लेकर के ट्रेड यूनियन में कितना विरोध रहा। ये सोचने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे ओएनजीसी हो चाहे बीएचएल हो, भारत की जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, उनको प्राइवेट हाथों को क्यों दिया जा रहा है, ये तो विचार करने की जरूरत है। ये जो राष्ट्रभक्त का और छद्म राष्ट्रभक्त की बात करते हैं, ये लोग राष्ट्रभक्ति के आड़ में देश को जो बेचने का काम कर रहे हैं, इस जगह पर वॉइस ऑफ मानवता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तमाम गोदी मीडिया के ऊपर से पर्दा उठाने की जरूरत है कि किस तरीके से लाभ देने वाली कंपनियों को इन लोगों ने लगातार बेचने का काम किया। जिस तरह से ट्रेनों को 2 दिन में जहां पहुंचना था 4 दिन में क्यों पहुंचाया गया? इसलिए पहुंचाया गया कि जो भारतीय सरकार की स्वामित्व वाली रेल की व्यवस्था है, ये सही समय पर संचालन नहीं कर पा रही है। किसी प्राइवेट को दे दिया जाएगा तो वह सही समय से संचालन करेगा, सही समय से पर जी पहुंचाएगा, दिनेश और इसके आड़ में इन सब चीजों को बेचने का ये लोग काम करने जा रहे हैं। तो जी मैं कहना चाहता हूं, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में लड़ने के लिए धन की व्यवस्था कैसे हो, इसके तहत इन सब चीजों को करने का काम कर रही है। जी जी मोहानी साहब, हम आपके पास फिर लौट के आ रहे हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के बीच द्वंद्व चल रहा है, और अब तो हम लोगों को कीमत भी पता लग गई कि इसके पहले 2011 में जो रफाल की डील हुई थी, उस रफाल की डील में नींबू और मिर्चा नहीं जुड़ा था, जिसकी वजह से उसकी कीमत 525 करोड़ रुपए थी। चूंकि अब नींबू और मिर्च भी जुड़ गया है, तो उसके उसके भी खरीद में जो कीमत आएगी तो वो तो 1672 रुपए हो ही जाएगा। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि जब उस समय डील पक्की की गई थी 10 अप्रैल को डसाल्ट के साथ ऑफसेट पार्टनर बनाने की बात की गई थी, जबकि हॉलैंड ने बकायदा इसको उजागर भी किया था, बकायदा मीडिया में भी उजागर किया था, और लोगों ने ये कहा था कि उनकी जो गर्लफ्रेंड हैं और उन गर्लफ्रेंड को भी इसमें हाथ रहा, तो उन्होंने बकायदा ये कहा कि उनका कोई भी हाथ इस प्रकरण में नहीं रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खास तौर से इस समय हमारे बीच नहीं है, पता नहीं स्वर्ग में टहल रहे हैं या नरक में टहल रहे हैं या दोजख, जो भी कहीं भी टहल रहे होंगे वो नहीं पता। वो उस समय ये कह रहे थे कि चूंकि इनके पास जमीन थी इसलिए इनको दिया गया, और जमीन के लिए सीबीआई की एक रिपोर्ट आई है। उस सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो जमीन के लिए एप्लीकेशन मूव किया है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने, वो मूव किया है 16 जनवरी 2015 को ये मूव किया था। और जबकि डील हो गई थी 10 अप्रैल 2015 को, 28 सितंबर 2015 को जमीन बकायदा अलॉट हो चुकी थी। तो ये हम समझना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा झूठ किसके लिए बोला जा रहा है? क्या कोई देशभक्त तो नहीं बोल सकता, देशभक्त में इतना साहस नहीं आता, उसके धमनियों में जो रक्त बहता है वो शायद उतना झूठ लेकर के नहीं बह पाता। हाँ, राष्ट्रभक्तों के धमनियों में जो खून बहता है वो शायद इतना झूठ बोल सकता है। तो क्या इस समय जो डील आएगी वो रफाल खटाई में पड़ेगा और हमारे सामने जो आएगा वो नींबू और मिर्च ही आएगा क्या?
नहीं, रफाल भी आएगा, फिक्र मत कीजिए। बुलेट ट्रेन जैसे आ गई है और चल रही है, सारे मजदूर बुलेट ट्रेन से पहुंचा दिए गए हैं बिहार। बिहार चले गए बेचारे, उड़ीसा पहुंच गए, और कुछ तो स्वर्ग तक चले गए हमारी बुलेट ट्रेन से। रफाल भी आएगा। हमारी सीमाओं की रक्षा तो शुरू भी हो गई है। देखिए, चीन तो हमारे यहाँ घुसा ही नहीं, डर के पीछे भाग गया। उसको पता चल गया कि ये रफाल लेके आ रहे हैं, और उसे लगा कि जुलाई में रफाल आने वाला है, तो उसने कहा कि 2 किलोमीटर पीछे हट जाओ। 60 किलोमीटर अंदर आने के बाद उसने कहा नहीं, 2 किलोमीटर पीछे हट जाओ, वरना ये जुलाई में रफाल लेके आ रहे हैं। और चीन थर-थर काँपने लगा। कई जगह तो अभी मैंने एक न्यूज़ चैनल पे सुना कि चीन में अक्सर सैनिक अपने माँ-बाप की इकलौती औलाद है, इसलिए वो भारत से नहीं लड़ सकते। उनके अंदर डर है कि हमारे माँ-बाप जो है कहीं ऐसा ना हो कि उनके अंतिम संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए उनका बच्चा उनके पास ना रहे, इसलिए वो काँप के 2 किलोमीटर पीछे हट गए। तो रफाल भी आएगा, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। विषय सिर्फ़ इतना सा है कि ये देश कहाँ जा रहा है। ये देश हमारा और आपका देश है। ये देश उन लोगों के हाथ में चला गया है हमारे गलत चुनाव से। देखिए, सारी बहस सिर्फ़ एक जगह जानी चाहिए, जो छद्म लोकतंत्र है। जब तक इसके ऊपर इसको हम लोकतंत्र नहीं बनाएँगे, जब तक हम ये देखते रहेंगे। जब आप भ्रष्टतम में से भ्रष्ट चुनते रहेंगे, तब तक ये कार्य चलता ही रहेगा। ये रफ़ाल एक नई बात नहीं है। इस तरह के लाखों लाख घोटाले होते रहेंगे। पूँजीवादियों की बंधक सरकारें इस देश को इसी तरीके से लूटती रहेंगी। हम अ, अपने भारत निर्माताओं को प्रवासी कहते रहेंगे। हम भारत निर्माताओं को ये एहसास दिलाते रहेंगे कि तुम्हारा देश से कोई लेना-देना नहीं है। तुम इस देश के वासी नहीं हो, तुम प्रवासी हो। वासी और प्रवासी के बीच में जिस तरह अंतर अभी आपको समझाया गया है, वही अंतर राष्ट्रवाद और देशभक्त में भी समझना होगा कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति में जो फ़र्क है, वही फ़र्क वासी और प्रवासी में है। जिस तरह भारत निर्माता प्रवासी होता है, उसी तरह राष्ट्रभक्त और देशभक्त में अंतर होता है। मैं बस सिर्फ़ इतनी बात कहूँगा कि अनिल अंबानी का इसमें कोई कसूर नहीं है बेचारे। वो तो मजबूर व्यक्ति है, जिसको बड़े भाई ने कुछ गेम कर रखा है उनके साथ। मजबूर व्यक्ति है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। उसे मालूम है कि कुछ दिन के बाद रफ़ाल आएगा, और हम सब बड़ा मतलब उसको लेके उसको घूमेंगे कि भाई रफ़ाल आ गया, और फिर परेड में दिखाया जाएगा कि देखिए ये राफ़ेल विमान है, और ये इससे हम देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा इस कदर हो रही है कि जिसके नज़ारे आए दिन दिखाई दे रहे हैं, और कल शर्म से हर भारतवासी का, जो जिसके अंदर भारत का दर्द है, जो भारत का लाल है, कल उसकी आँखें शर्म से झुकी होंगी। जब उसने ये खबर देखी होगी कि नेपाल की पुलिस ने अंधाधुंध गोली चलाई है भारत की सीमा पर। हमारे सर शर्म से झुक जाना चाहिए, और अगर नहीं झुकते हैं तो यकीनन आप राष्ट्रभक्त होंगे। हम तो नहीं हो सकते, हम देशभक्त हैं, इसलिए हम शर्मिंदा। जी, निश्चित तौर पे ये बात सही है कि अगर नेपाल जैसा भी देश जो कभी हमारी मर्जी पे पलता था, बढ़ता था, और जब चाहे हमारे सामने सरेंडर करता था, रहता था, और आज अगर वो आंखें दिखाए, आंखें तरेरे, तो हो सकता है किसी ने वो सीख दे दी हो कि आंखें कैसे तरेर के बात की जाती है, लव लेटर नहीं लिखा जाता है। तो उनके लव लेटर में वो शायद सीख चली गई हो। तो दिनेश जी, हम ये आपसे ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह से एक बात उभर करके आ रही थी कि अनिल अंबानी को ये पता है कि वो दिवालिया घोषित नहीं होंगे, क्योंकि उनको ये अंदाजा लग गया कि सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। जब सारी डील उनके नाम से की जा रही है, सारे धन उनको मुहैया कराए जा रहे हैं, सारे अवसर उनको मुहैया कराए जा रहे हैं, तो कहीं उन्होंने तो ऐसा तो नहीं सोच लिया है कि जिनके जिनके लोन हमारे ऊपर हैं, हम नहीं देंगे, उन्हें जो करना है कर ले, क्योंकि हमारे पीछे हमारे सैया कोतवाल जो प्रधान सेवक बने बैठे हैं, वो खड़े हैं, तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या इस सोच के तहत वो हर जगह कह देते हैं क्या कि दिवालिया घोषित कर दीजिए हमें? निश्चित रूप से ऐसा लगता है, जिस तरह से सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक जगहों पर देश के प्रधान सेवक देश नहीं बिकने दूंगा,
तो देश बिकने नहीं देंगे और देश को ही बेच रहे हैं। आपको एक बात कहना चाहता हूं, यूपीए 1 और यूपीए 2 के संसद के कार्रवाइयों पर अगर आप नजर डालेंगे कभी, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं वीडियो, तो ये वे लोग हैं एफडीआई का विरोध करते रहे, आधार कार्ड का विरोध करते रहे, और जिन जिन चीजों का इन लोगों ने विरोध करने का काम किया, निजीकरण का विरोध करते रहे, उन चीजों को ही करने काम किया। जब देश के प्रधानमंत्री काशी में लड़ने गए थे, चुनाव लड़ने गए थे, तो डीएलडब्ल्यू में एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में वहां के रेलवे के कर्मचारियों ने आशंका जताई थी कि हम सुने हैं कि ये कांग्रेस ने योजना लाई है कि इसको जो है प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि मैं वादा करता हूं, अगर यहाँ से मैं सांसद बनता हूं तो किसी कीमत पर डीएलडब्ल्यू को प्राइवेट हाथ में नहीं जाने दूंगा, और मेरे ये अंतिम प्राण की रक्षा, अपने प्राण की बलि देकर भी आपके इसकी रक्षा करने काम करूंगा। लेकिन हुआ क्या, देश के प्रधानमंत्री बने और आज 6वें साल में है। बनारस का रेलवे स्टेशन बेच दिया गया, मड़ुआडी का रेलवे स्टेशन बेच दिया गया, वहां का कारखाना भी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। और यानी जिस तरीके से छद्म राष्ट्रवाद की बात करके, मुद्दों पर भरमा करके, देखिए महामारी को भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम किस तरीके से करने काम किया। कितने लोग, अभी आपने एक डिबेट कराया था कि 39 जी न्यूज के किस तरीके से लोगों ने कोरोना के पाए गए, उन लोगों ने कितने लोग फैलाया था, उसको, उस न्यूज को दबाने का काम किया गया। अभी आपको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है, उत्तर प्रदेश के सीएम हेल्पलाइन को बर्न करने वाले लोग जो वहां थे, जिनके माध्यम से सबको सूचना प्रदेश भर की मिलती है, 9 लोग वहां पर संक्रमित पाए गए। जब उत्तर ने कहा डीएमओ को कि कौन सा इनाम तुमको मिल जाएगा, जांच में इतना परेशान हो, और एक आईएएस अधिकारी को इसलिए जो है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया कि उसने सरकार की कमियों को उजागर करने का काम किया। और मैं तो सुना कि भाई गौतम राणे साहब के ऊपर भी लोगों की तिरछी नजर है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग बेचने वाले लोग हैं, और इनके साथ खड़ा अनिल अंबानी, जो जानता है किसी भी बैंक की हैसियत नहीं है कि उसको दिवालिया घोषित कर सकता है, क्योंकि देश को न बेचने का वादा करके लगातार देश बेचने का जो काम कर रहा है, वो अनिल अंबानी का दाहिना हाथ है, या अनिल अंबानी उसका दाहिना हाथ है। इसलिए निडर होकर के जगह जगह जाकर कहता है कि हमारे खिलाफ तुम तुरंत हमको दिवालिया घोषित कर दो, जिससे हम बच जाएं। तो यह देश में ये जो तमाम वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, जो उसमें खर्चे हो रही हैं, मजदूरों के लिए पैसे रेलों को नहीं दिया गया, किराया नहीं दिया गया, लेकिन रैलियों के लिए जो पैसे आए उसका इंतजाम इसी तमाम अनिल अंबानियों और मेहुल चौकसियों और तमाम जो है नीरव मोदियों के सहयोग से ही तो इनको आगे बढ़ करके चुनाव को जीतना है, और धन की वर्षा करके जनता को दिग्भ्रमित करके चुनाव को जीत करके सत्ता में बने रहना है। इसलिए इस तरह के अनिल अंबानियों का मंसूबा बढ़ा हुआ है, और ये लगातार सबको कह रहे हैं हम दिवालिया मुझे घोषित कर दो। जानते हैं कि उन्हें दिवालिया कोई घोषित नहीं करेगा, कुछ होने वाला नहीं है। दिनेश देश का चौकीदार उनके साथ खड़ा है। जी दिनेश जी, फिर हम आपके पास लौट के आएंगे। मोहानी साहब, हम आखिरी में आपसे एक पंच लाइन लेना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि कहीं ये उच्चारण की त्रुटियां तो नहीं हैं। जब हमारे प्रधान सेवक ये कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो हमको क्या लगता है कहीं ये उच्चारण की त्रुटियां हैं। वो कहना चाहते हैं मैं देश नहीं टिकने दूंगा, और वो उनके उच्चारण में गलती हो जाती है, निकल आता है देश नहीं बिकने दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, और वो अपनी बात को बिल्कुल सच साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और उन्होंने देश बेचा भी नहीं है। ये जो लोग इन पे आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप है। वो देश की संपदा बेच रहे हैं, देश कहाँ बेच रहे हैं। ये वही है कि चेचिस रहेगी, इंजन बेच देंगे, चेचिस रहेगी, स्टीयरिंग बेच देंगे, चेचिस वही मौजूद रहेगी। गाड़ी तो चेचिस होती है ना। अगर आप ट्रक खरीदने जाए तो आपको चेचिस मिलेगी। तो प्रधानमंत्री जी चेचिस नहीं बेच रहे हैं, देश नहीं बेच रहे हैं। आप इन पर गलत आरोप न लगाएं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे प्रधान सेवक हैं, देश की चौकीदारी का उन्होंने बीड़ा उठाया है, तो वो देश नहीं बेच रहे हैं, कदापि ऐसा न कहें।
देश की संपदा बेच रहे हैं, और देश की संपदा पर देश के नागरिकों का अधिकार होता है। वो तो देश के नागरिकों का अधिकार बेच रहे हैं, वो कहाँ देश बेच रहे हैं? अरे देश सुरक्षित हाथों में है साहब, देश कहीं नहीं बिक रहा है, देश की संपदा बेची जा रही है। कल को हवा बेच दी जाएगी, आपको हवा के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को पैसे देने होंगे। आपने सुना होगा, जब ये कोरोना लॉकडाउन शुरू हुआ तो एक बड़ी कंपनी है मुकेश अंबानी जी, देश के बड़े उद्योगपति हैं, और यूं कहें कि इस देश को चलाने का सारा भार उन्हीं के कंधों पर है। और उनकी कंपनी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई शहर के अंदर एक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने की बात कही, और जिसकी जमीन देने का जो भार था वो बीएमसी के ऊपर रखा गया। मुझे लगता है कि आज जी वो अस्पताल बनकर तैयार हो गया होगा, और हजारों लोग उससे फायदा उठा रहे होंगे। और अंबानी जी ने ये भी कहा था कि जितनी एम्बुलेंस दौड़ेंगी और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए जो भी गाड़ियां दौड़ेंगी इस लॉकडाउन के पीरियड में, उनको डीजल और पेट्रोल फ्री रिलायंस ग्रुप प्रदान करेगा। मुझे लगता है वो भी प्रदान किया गया होगा, और कुछ दिन के बाद ये आंकड़े भी आपके सामने होंगे। तो ये आरोप मिथ्या है कि प्रधानमंत्री जी देश बेच रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से कदापि सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूं। वो अपनी बातों के कितने सच्चे हैं। उन्होंने देश नहीं बेचा है, उन्होंने देश की संपदा बेची है। कभी आदिवासियों से खाली करा के जंगल बेचने का काम करते हैं, कभी खदानों की दोबारा से वो उसमें जो कोयले की खदान होगी या जो कुछ भी होगा उसमें सब प्राइवेट कंपनीज को दे देते हैं, हमारे उद्योगपतियों को। आखिर उनका भला नहीं करेंगे तो बताइए हम और आप कैसे जिंदा रहेंगे, अगर हमारे पास चर्चा करने के लिए विषय नहीं होंगे। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि हम चर्चा के विषय ढूंढते हैं। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि हम अपनी बेहतरी के तरीके तलाश नहीं करते, हम दूसरे ने जो गड़बड़ की है उस पर चर्चा करने का समय तलाश करते हैं। जब तक हमारी ये आदत खत्म नहीं होगी, ये देश आगे नहीं जाने वाला है। जी दिनेश जी, हम आपके पास आकर के समझने की कोशिश करते हैं कि ये सही है। हमारे जो देश के चौकीदार हैं उन्होंने घर की चौकीदारी करने का ठेका ले रखा है, और घर में जो वस्तुएं हैं उसका ठेका उनके पास है नहीं। तो घर की वस्तुएं चाहे जो भी लेके जा सकता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी उनकी नहीं है, तो उसको संभाल करके आखिर वो क्यों रखने का प्रयास करें। घर तो नहीं बिकने दिया उन्होंने, घर की पूरी तरह रखवाली दी, न ईंट बिकने दिया, न छत बिकने दी, न उसके पेंट बिकने दिए, कुछ भी नहीं बिकने दिया, कुछ भी नहीं लूटने दिया। केवल घर के अंदर जो सामान था वही तो लूटा है ना। तो सही कह रहे थे मोहानी साहब, फिर आरोप प्रत्यारोप क्यों करना चाहिए हमें प्रधान सेवक के ऊपर? नहीं, निश्चित रूप से मोहाली साहब ने जो बात कही सही है। उन्होंने घर की छत तो नहीं बेची, घर की दीवारों को नहीं बेचा, लेकिन घर में रहने वाले के कपड़े तक तन के बिक गए, उनके जो राशन पताई थे वो तक बिक गए। और तो रहा क्या? इस देखिए कितने सलीके के साथ देश के जो लोग हैं, जो उन्होंने एक कार्यकर्ता बना रखा है, झूठ को पुगडंडा बना करके किस तरीके से प्रचारित करके उनके बीच एक भरोसा पैदा करना कि देखिए देश में ये बेहतर हो रहा है, वो बेहतर हो रहा है। 1000 रुपया डाला, 2000 रुपया डाला, किसको नहीं डाला, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखिए किस तरह से आया कि 20,000 करोड़ का पैकेज दिया, तो 20,000 करोड़ का पैकेज किसके लिए गया? ये तो स्पष्ट था कि वो तो उद्योगपतियों के लिए गया, किसानों के लिए नहीं मिला। किसान जो उनके अध्यादेश आया वो किसानों की तमाम जी दिनेश जी, फिर उसको छीनने के लिए बनाया गया था। जी दिनेश जी, फिर जी हम आपके पास लौट करके आएंगे, फिर लौट करके आने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बातें की जा रही ये सच है कि जिस देश को ये विकास करना चाहिए था, ये कोशिश करनी चाहिए थी, उसके देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो बेरोजगारी कैसे खत्म हो, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर कैसे आ जाएं, जिन लोगों के चलते राह भीड़ मार देती है उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, हर व्यक्ति स्वावलंबी कैसे बन जाए, हर व्यक्ति की सुरक्षा कैसे हो जाए, हर देशवासी अपने आप को देशवासी होने पर गौरव महसूस करे।
तो वो सारी चीजें होने की बजाय और कोई भी देश दुनिया का सर्वशक्तिशाली देश बने, जितने 3-3 4-4 तरह के मौसम हमारे यहाँ होते हैं, वो मौसम दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। जितने अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश में हैं, वो कहीं नहीं पाए जाते, और जितनी संपदाएं हमारे देश में हैं वो नहीं पाए जाते। सबसे बड़ी बात है, जितने हैंड्स की जरूरत होती है देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए, वो हैंड्स हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन हुआ क्या कि हमारे यहाँ हम उस पे वास्तव में चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी पे चर्चा कर रहे हैं कि एक बहुत बेहतरीन कोविड हॉस्पिटल बन गया है और वहाँ बकायदा एम्बुलेंस चल रही हैं। बस अंतर टेक्नोलॉजी के तौर पे ये आया है कि जो एम्बुलेंस 4 पहिए पे चलती थी, 6 टायर उसमें लगते थे, अब वो 2 टायर पे 2 पहिए पे चलने लगी हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल डाल करके एम्बुलेंस चलता था, अब वो रक्त से चलने लगा है, डीजल और पेट्रोल की भी आवश्यकता नहीं रह गई है। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ गई है। और कौन एम्बुलेंस ऐसी थी जो 100 किलोमीटर के रेंज के ऊपर जाती थी, बल्कि 50 किलोमीटर के रेंज पे ही जाती थी। इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूज की गई है कि वो अब 1000 किलोमीटर की भी दूरी तय कर लेती है। तो जिस तरह से अभी डील हुआ है, अनिल अंबानी जी दिवालिया होंगे नहीं होंगे ये तो बात की बात है, लेकिन ये तो उन्होंने मान लिया है कि हम चाहे जितने भी काम करें, चाहे जितने भी दुष्कर्म करें, हमारे ऊपर हमारे सैया का हाथ है, और जब हमारे सैया कोतवाल हैं और उनका हाथ है तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इन परिस्थितियों में हम चाहे जो भी करें, जब चाहे एप्लीकेशन दें और जब चाहे एप्लीकेशन न दें, इस देश में ये भी हो सकता है बगैर एप्लीकेशन के भी जमीनें अलॉट की जा सकती हैं ऐसे लोगों पे। तो हमें ये लब्बो लुआब ये निकल करके आया कि देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश में रफाल आए या न आए, अनिल अंबानी दिवालिया हो या न दिवालिया हो, लेकिन इस देश में जो सबसे अमोघ अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा ब्रह्मास्त्र है, ऐसा अस्त्र है जो सबको नाश कर देता है, सबका बुरा कर देता है। हमारे देश में नींबू और मिर्चा जैसा ब्रह्मास्त्र है, और वो 1147 करोड़ रुपया लगा करके भी अगर हमें खरीदना पड़े तो हम खरीदेंगे। और चाइना जैसे ही नींबू और मिर्चा देखेगा, रूस जैसे ही नींबू और मिर्चा देखेगा, अमेरिका जैसे ही नींबू और मिर्चा देखेगा, निश्चित तौर पे उसकी पैंट गीली हो जाएगी। हम लोग इस पैंट अमेरिका का, चाइना का, दूसरे देशों का, पाकिस्तान तो जो किसी में है भी नहीं, उसकी मेरे खैर से आगे पीछे दोनों की भी पैंट गीली हो सकती है। तो हम इसका इंतजार करते हैं, और अनिल अंबानी को, शायद मुकेश अंबानी की ये फर्म कभी न बन जाए, इसका भी इंतजार करते हैं। और इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी के आधार पे जो एम्बुलेंस निर्मित की गई है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मुकेश अंबानी जी का धन्यवाद करते हैं। बस देशवासियों से ये जरूर अपील करेंगे कि देश बचा लो तो बच पाओगे, और देश नहीं बचाओगे तो राष्ट्र के सनक के आधार पे, राष्ट्र की सनक पे चढ़ जाओगे, सूली पे चढ़ जाओगे। निर्णय आपके हाथों में है। दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मेहमानों का भी धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, नमो बुद्धाय, जय भीम।